हेलो बच्चा पार्टी। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका बिजनेस का पेपर अच्छा हो गया। अरे अच्छा तो होना ही था, इतनी मेहनत जो की थी, इतना पेन जो लिया था। तभी तो विजय सर बोलते थे, बेटा एवरी पेन इज ग्रेटेस्ट पेन, एवरी पेन इज इक्वल टू ग्रेट पेन। ठीक है ना। तो डरने की जरूरत नहीं थी। डर किस बात का, पेपर तो अच्छा होना ही है, मेहनत की थी। ऐसे ही अब अकाउंट्स में होगा। अकाउंट्स में इतनी मेहनत कर रहे हो, रात रात को जाग रहे हो भैया, लगे पड़े हो पागलों की तरह, तो पेपर अच्छा होना ही है, सारी चीज़ें अच्छी होनी है। भाई एफर्ट्स नेवर वेस्ट, है ना। दो चीज़ें ध्यान रखना, एफर्ट्स नेवर वेस्ट और एवरी पेन इक्वल टू ग्रेट गेन। ठीक है ना। और सिंपल लैंग्वेज में हम बार बार पढ़ाई के समय कई बार बात कर चुके होते हैं कि रिस्क इज़ इश्क, है ना। इश्क मतलब क्या, एफर्ट्स, लगन, आप उसको छोड़ते नहीं हो और रिस्क ले रहे हो कि भाई एफर्ट्स का रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलिए छोड़िए। तो बेटा ऐसा है, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट जो है क्लास में एक मंत्र डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे आपके 8 मार्क्स कवर हो जाएंगे। क्या बोला मैंने, दोबारा सुन लो, 8, यानी 80 मार्क्स है पेपर में से 8, 1% मार्क्स ले जाओगे इस वीडियो से। इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, स्पीड तेज करके आप समय बचा करके वीडियो को जल्दी देख सकते हो। बट इम्पोर्टेंट बात यह है कि बेटा ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको पूरा देखना है। और आपको ये अकाउंटेंसी के पेपर के लिए गिफ्ट है मेरी तरफ से। ठीक है, चलिए। तो बात ये है बेटा, ठीक है, क्या बात है, पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, फिर शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एसेट। क्या, व्हाट इज एन एसेट। अरे सर क्या बच्चों वाली बातें पूछ रहा हूँ, क्या हमें एसेट के बारे में नहीं पता होगा, है। 11th क्लास में मास्टरी कर ली हमने एसेट पढ़ पढ़ के। दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसेट्स, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कैश है, बैंक है, बैलेंस है, और आपका मशीन्स हैं, डेटर्स हैं। कितनी बड़ी लिस्ट बन जाएगी सर, क्या पूछ रहे हो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, कुछ नहीं। अरे रुको भाई, ठहरो भैया ठहरो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन पेपर में भी इजी होता है, मज़ा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है जब आगे धीरे धीरे पढ़ते हैं। अरे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा एक्साइट होने की जरूरत नहीं है। अब सुनो इधर, दूसरा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट एसेट। क्या, पढ़ लो भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट एसेट। अरे भैया मोस्ट इंपोर्टेंट की बात हो रही है यहाँ पे, यानी जितनी भी तुमने एसेट्स के एग्जांपल दिए हैं, सपोज मैं आपसे बोलूँ 10 एसेट्स के नाम बताओ किसी भी बिजनेस के, और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेट जिसके लिए बिजनेस पूरे दिन काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है ना, यानी वो सब कुछ इग्नोर कर सकता है लेकिन उसको इग्नोर नहीं कर सकता, किसी और चीज़ को डिले कर सकता है, उसको डिले नहीं कर सकता। ऐसी कौन सी एसेट है बताओ, सोचो, थोड़ा दिमाग पे तंतु डालो, दिमाग पे जोर डालो, क्योंकि अब उसके बाद आपके दिमाग के तंतु खुलने वाले हैं। बिकॉज आप हैं जंतु, आप हैं ऐसे जंतु जिसके खुलते हैं दिमाग के तंतु। ठीक है, सोचने की क्षमता दी है ना हमें, सोचो। आ रहा है कुछ, नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इधर आ जाओ। तो भैया उस एसेट का नाम है कैश। कैश कैश कैश, मनी मनी मनी, यस मनी। अरे सर पूरी दुनिया पागल है कैश के पीछे, मनी के पीछे। हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, कैश के लिए तो कर रहे हैं। पढ़ाई करके क्या मिलेगा, नौकरी मिलेगी, नौकरी से पैसा मिलेगा, है ना। और बेटा कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है तो पैसों के लिए कर रहा है ना। तो बिजनेस हो या इंडिविजुअल हो, सबके लिए कैश इंपॉर्टेंट है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको समझने के छोटा सा एक तरीका है कि क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कैश इज किंग, कैश जो है राजा है सब एसेट्स में। ठीक है, कैश इज लिक्विडिटी और कैश इज कॉल्ड लाइफ ब्लड। अब कैश किंग क्यों है, जैसे अगर हम सब्जी की बात करें, सब्जी का किंग कौन है भैया, आलू। बिना आलू के कोई सब्जी होगी जो नहीं मतलब बनती होगी, नहीं तो मैक्सिमम सब्जी में तुम्हें आलू दिखाई दे जाएगा कि नहीं। वैसे ही कोई भी ट्रांजेक्शन उठा लो बिजनेस की जहाँ कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई इक्की दुक्की ऐसी होगी जहाँ कैश नहीं होगा, नहीं तो कैश के बिना तो हम चलते ही नहीं है। पर्सनल लाइफ में देख लो आप, किसी भी चीज़ में उठा के देख लो, सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन, सबसे ज़्यादा लेन देन जो हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो काम हो रहे हैं, एफर्ट्स हो रहे हैं, वो सब कैश के लिए हो रहे हैं हर क्षेत्र में।
तो इसलिए कैश किंग है। दूसरी बात, कैश किंग क्यों है? क्योंकि बेटा कैश के बिना कुछ होता ही नहीं है। जितने बिजनेस में एसेट्स आती हैं वो कैश की वजह से आती है। कैश नहीं होगा तो आप बिल्डिंग कैसे खरीदोगे, कैश नहीं होगा तो फर्नीचर कैसे खरीदोगे। कैश इज किंग। ओके, फिर है, और कैश इज किंग इसलिए भी कि कैश आपकी जेब में है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ये भी ध्यान रखना। कैश है तो अपॉर्चुनिटी है, कैश नहीं तो अपॉर्चुनिटी नहीं है। एक बताइए, आपकी जेब में कैश है, आपकी जेब में आज 10 लाख रुपए हैं, और मैं बोलूँ बेटा एक मकान बिक रहा है 10 लाख रुपए में, और उस मकान की कॉस्ट है 50 लाख रुपए या 30 लाख रुपए, तो आपके लिए वो एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आपके पास कैश है। लेकिन मेरे लिए या किसी और व्यक्ति के लिए जिसके पास 10 लाख रुपए नहीं है, वो बेशक सोना है, गोल्ड है, हीरा है, लेकिन उसको जो उसके पास वैल्यू नहीं है देने के लिए, कैश ही नहीं है, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसलिए कैश किंग होता है, और इसी वजह से कैश को लाइफ ब्लड बोला जाता है, क्योंकि इसके बिना चीज़ें रुक जाती हैं। अगर कैश होता है तो चीज़ें चलती हैं। ठीक है, ठीक है, और इसीलिए इसको लिक्विडिटी बोलते हैं। लिक्विडिटी मतलब हम किसी भी तरह के एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर हमारे पास कोई चीज़ है और हम उसे बेच देते हैं तो हमें कैश मिल जाता है, उस कैश से हम कुछ भी कर सकते हैं जो हमें चाहिए, और इसलिए इसको हम मनी भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारा ये चैप्टर नहीं है। सर आप पढ़ा क्या रहे हो, ये क्या पढ़ा रहे हो आप, कैश मनी क्या है, ये कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो? अरे बेटा दिमाग पे थोड़ा दिमाग के घोड़े दौड़ाओ तो आपको पता चलेगा, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसका नाम क्या है पता है आपको? उसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज हम, और ये जो है अपने आप में एक यूनिट है, और ये यूनिट आती है बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स की। यानी इस वीडियो में मैं ये चैप्टर कवर कर रहा हूँ ताकि आप पूरे पूरे 8 नंबर ले आओ। सारे कन्फ्यूजन, सारे डाउट्स इस वीडियो में कोशिश करूँगा सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी अगर तुम्हें लगता है तो कमेंट करके पूछ लेना, शर्माने की ज़रूरत नहीं है, हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाना है, इसमें पूरे पूरे मार्क्स लाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया? इतना इंट्रोडक्शन क्यों चल रहा था, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ने वाले, इसलिए कैश कैश की बात कर रहे थे हम बार 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 बार। ठीक है, चलिए शुरू। तो बेटा शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। टू WH थ्योरी यूज़ कर रहे हैं जो हम बिजनेस में यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए, तो 2WH थ्योरी क्या कहती है कि हम चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। तो व्हाट में हम क्या कवर करने वाले हैं? व्हाट में हम 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब समझेंगे, कैश और कैश एंड इक्विवेलेंट यानी कैश और कैश के बराबर में जो एसेट्स होती हैं उनकी वैल्यूज़ हम पढ़ने वाले हैं। कैश फ्लो के बारे में पढ़ने वाले हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमें यहाँ डिस्कस करनी है कैश फ्लो के लिए, वो हम पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, फिर हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस के बारे में, फिर हम पढ़ने वाले हैं वाई में लिमिटेशंस, ये सब के बारे में, और फिर पढ़ेंगे हम हाउ में हम क्या कवर करेंगे, मेथड्स एंड फॉर्मेट्स कौन कौन से हैं, और फिर इनकी एप्लीकेशंस एंड प्रैक्टिस। हो गया ना, मज़ा आएगा। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की। तो बेटा देखिए, कैश का मतलब क्या होता है ये आप सबको अच्छी तरह पता है। जो हमारे हाथ में मनी होती है, जो हमारे हाथ में कैश है, हम उसे कैश इन हैंड बोलते हैं या फिर कैश बोल सकते हैं। सिमिलरली ऐसी चीज़ें जो बैंक में डिपॉजिटेबल हैं, जिनको हम डिमांड पे डिपॉजिट भी करते हैं और हम निकाल भी सकते हैं, तो डिमांड डिपॉजिट जितनी भी हैं जो हमने बैंक में डिपॉजिट की हुई हैं, ठीक है, वो सब भी आपकी यानी बैंक बैलेंस, यानी जो बैंक में डिपॉजिट है आपका बैंक बैलेंस, एफडी नहीं, एफडी काउंट नहीं होगी इसमें, बैंक बैलेंस काउंट होगा, क्योंकि एफडी को आप इमीडिएटली ब्रेक तो कर लेते हो लेकिन उसमें तो आपका अलग इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर बात हो रही है जो आपके डिपॉजिट्स हैं बैंक में, वो भी आपके जो है कैश में काउंट होगा, मतलब कैश इक्विवेलेंट में काउंट होगा। तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपका मतलब समझ में आ गया। लेकिन अब यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट बात क्या देनी है, डिफरेंस कैसे करोगे, क्योंकि दोनों ही फाइनेंशियल एसेट्स होती हैं, यानी कैश को भी हम फाइनेंशियल एसेट बोलते हैं, लिक्विड एसेट्स बोलते हैं, और कैश इक्विवेलेंट को भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपने 9th 11th में पढ़े थे, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या होता है, एक गाइडलाइंस होती है, एक पैरामीटर होता है, यूनिफॉर्मिटी होती है एक्सपर्ट बॉडी के थ्रू जिसको फॉलो करना होता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd रिवाइज्ड के अनुसार ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd रिवाइज के अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd रिवाइज, कैश का मतलब है जो हाथ में आपके कैश इन हैंड है और जो बैंक में डिमांड डिपॉजिट है आपकी, यानी बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस, आप इसको ऐसे समझ सकते हो सिंपल लैंग्वेज में। दूसरी बात, आपको क्या पढ़ना है, आपको कैश एंड इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या अकाउंट है, जो ऐसी एसेट्स जो 3 मंथ से कम पीरियड में हाईली लिक्विडेबल है, यानी जिनका पीरियड 3 महीने से, मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है लेकिन 3 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए 3 महीने से। एग्जाम्पल के लिए गोल्ड है आपका, वो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। ठीक है, कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखा है आपने, मान लो इन्वेस्टमेंट 2-3 महीने के लिए ही कर रखा है आपने, म्यूचुअल फंड में कर रखा है या स्टॉक में कर रखा है, वो भी आपके इसी में आएगा। लेकिन ध्यान रहे, क्वेश्चन में जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो वहाँ अगर ये मेंशन नहीं है स्टॉक्स में, शेयर में, तो हम उसको करंट एसेट्स मानते हैं, मतलब अबव 3 मंथ्स मानते हैं। ठीक है, बिलो 3 मंथ्स हम जब भी मानेंगे जब लिखा होगा वहाँ पे। ट्रेजरी बिल्स होते हैं, उनके लिए भी अगर वो 3 मंथ्स के हैं तो मानेंगे, नहीं तो करंट एसेट। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सब आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आती है, मतलब कैश इक्विवेलेंट में आती है। होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कैश फ्लोज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन कैश फ्लो। का मतलब है मूवमेंट, बिजनेस में कैश का मूवमेंट किस तरीके से होता है। तो देखिए, आपकी जेब में पैसा है, या तो आपकी जेब में पैसा आएगा या आपकी जेब से पैसा जाएगा, या फिर आपकी इस जेब से निकल करके इस जेब में आ जाएगा। ये 3 तरह के मूवमेंट है। सपोज करो मेरे पास 10,000 रुपये हैं मेरी इस पॉकेट में, पॉकेट ए में। अब इस पॉकेट ए में 10,000 रुपये हैं, मेरा एक पहला फ्लो क्या होगा, इस पॉकेट से निकाल करके मैं दूसरी पॉकेट में डाल दूँ। ठीक है, पॉकेट ए से पॉकेट बी में डाल दिया, दिस इज नो फ्लो, क्योंकि ये कैश आप ही के पास है, आपने बस उसकी जगह बदल दी है। ये ना तो बिजनेस से बाहर गया है ना बिजनेस से अंदर गया। इसका एग्जांपल लेते हैं, आपके पास 10,000 रुपये हैं बिजनेस के और बैंक में डिपॉजिट कर दिए जाके, तो ये कौन सा फ्लो होगा, नो फ्लो होगा। बैंक में कोई कैश है, वो आपने कैश विड्रॉ कर लिया, तो ये कौन सा फ्लो होगा, नो फ्लो होगा। यानी कैश और बैंक के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं आपकी, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। या कैश मैनेजमेंट, मान लीजिए आपके जो है चेक्स हैं उनको आपने एनकैश करा लिया, तो वो भी आपका नो फ्लो में काउंट होगा। ठीक है, तो होप इट इज़ क्लियर। नाउ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट टर्म, दैट इज इनफ्लो, कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो क्या है भाई, मेरी जेब में पैसा आ रहा है। सपोज करो किसी मेरे फ्रेंड ने मुझे पैसा दे दिया, वो मेरी जेब में आ गया। 10,000 रुपये मेरे पास पॉकेट ए में थे, 10,000 मुझे और मिल गए, वो मेरे पॉकेट बी में, अब मेरे पास 20,000 रुपये हो गए। इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर में कि कैश कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। हमें कहाँ से क्यों आ रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है हमारे पास आ रहा है, दैट इज़ इनफ्लो। हमें कहीं देना है, दैट इज़ आउटफ्लो। ठीक है, तो इनफ्लो वॉट एवर इज कैश कमिंग इनसाइड द बिजनेस, मीन्स ऐसी ट्रांजेक्शन जिनके थ्रू कैश बिजनेस में आ रहा है उनको हम इनफ्लो ट्रांजेक्शन बोलते हैं, इनफ्लो एक्टिविटीज़ बोलते हैं। ठीक है, और ऐसी ट्रांजेक्शन जिनके थ्रू बिजनेस से बाहर कैश जा रहा है, इसको बिजनेस के पर्सपेक्टिव में समझें। तो अगर हम बिजनेस में बहुत सारी पेमेंट करनी होती है तो हमारी जेब से कैश जा रहा है। मान लीजिए आपने 2,000 रुपये जो है सैलरी दी, तो आउटफ्लो है। मान लीजिए आपने कोई एसेट खरीदी, आउटफ्लो है। सिमिलरली आपके किसी कस्टमर ने आपको पेमेंट दी, वो इनफ्लो है। सिमिलरली आपने सेल करी, उससे कैश आया, वो इनफ्लो है। कोई एडिशनल इनकम थी, वो इनफ्लो है। कोई प्रॉफिट हो गया, वो इनफ्लो है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी क्या होगी बेटा, इनफ्लो और आउटफ्लो। Inflow means coming the cash in the business. Outflow means going cash outside the business. No flow means cash is inside the business only. We have changed the position of the cash from one place to another place. Very very simple. तीनों मीनिंग क्लियर हो गए, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। नहीं, एक चीज़ तो है कि कैश फ्लो एक्टिविटीज़, तो ये अब इधर हमारी एक चीज़ रहेगी कैश फ्लो एक्टिविटीज़। तो एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है, देखो बिजनेस में देयर आर न्यूमरस काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़, है ना। बिजनेस में सेल भी हो रही है, परचेज भी हो रही है, आपका लॉस भी हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है। बिजनेस में जो है एसेट्स भी खरीदी जा रही है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, बिजनेस में जो है ऑर्डर्स भी लिए जा रहे हैं, बिजनेस में जो है ऑपरेशन के ट्रांजेक्शन्स भी हो रही हैं, बिजनेस में जो है छुट्टी भी हो रही है, हड़ताल भी हो रही है। देयर आर न्यूमरस काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ हैपनिंग इन द बिजनेस। तो हमें क्या करना होता है, वो सारी एक्टिविटीज़ का मतलब है ट्रांजेक्शन्स। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ट्रांजेक्शन समझो इसको। तो एक्टिविटी मतलब ऐसी ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में जो कैश से रिलेटेड है। पहली बात, हमें यहाँ पर वो ट्रांजेक्शन देखनी होती है जो कैश से रिलेटेड है। नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड, वो तो हम पढ़ चुके हैं मॉनेटरी वैल्यू में, नॉन कैश ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करते।
तो नॉन कैश यहाँ आएगी नहीं। उसके बाद यहाँ पर हमें कैश वाली ट्रांजेक्शन जिनमें कैश का यूज़ हुआ है, यानी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, जैसे मान लीजिए आपने उधार माल बेचा लेकिन पैसा नहीं मिला आपको, उससे मतलब नहीं है हमारा यहाँ पे। सिमिलरली कंपनी ने कोई ऐसा फंड रेज किया, कोई ऐसा बिल वो करा जिसकी वजह से कंपनी को ट्रांजेक्शन हुई, हैवी अमाउंट की वैल्यू तो है उसकी, लेकिन कंपनी को उससे प्रॉफिट नहीं हुआ, पैसे ही नहीं आया कंपनी के पास, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कंपनी इशू करती है बोनस शेयर, तो बोनस शेयर जब इशू करेगी तो कंपनी उस शेयर को इशू करके कंपनी के पास कोई पैसा नहीं आता है इन्वेस्टमेंट का, वो फ्री में देती है अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में, तो उसका लॉस होता है कंपनी को, तो वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो वो ट्रांजेक्शन्स हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करते, क्लियर। तो दे आर टोटल, ऐसी हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, इनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहला है ऑपरेशन यानी ऑपरेटिंग, दूसरा है आपका इन्वेस्टिंग, और तीसरा है आपका फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का मतलब आप बड़े सिंपल तरीके से समझिए, सपोज करो आपको 20,000 रुपये की जो है कोई सामान खरीदना है, आपको जो है एडमिशन लेना है किसी कॉलेज में, मान लीजिए आप किसी स्कूल में एडमिशन लेना, कुछ भी आपको पेमेंट करनी है 20,000 रुपये की, आपके पास नहीं है, तो आप कहते हो कि भाई मुझे अभी 20,000 रुपये किसी से मिल जाएं, मैं उसको बाद में दे दूंगा, तो मैं बोलता हूँ ठीक है फाइनेंस कर देता हूँ मैं तुम्हारे लिए, या उस किसी से फाइनेंस करा लो। या आपने बहुत ही बेसिक टर्म सुनी होगी, लोग गाड़ी लेते हैं तो लोग बोलते हैं भाई कैश पे लिए या फाइनेंस कराइए, सुना होगा ये टर्म। तो आप कहते हो, वो कहता नहीं यार कैश पे लिए मैंने, कैश पे लिए इसका मतलब कैश उसकी जेब में था, उसने पूरी पेमेंट करी है। कोई बोलता नहीं यार कैश कहाँ आता है इतना, फाइनेंस कराइए। इसका मतलब ये है कि उसने लोन लिया है, पैसा अरेंज किया है। तो कंपनी बिजनेस जब पैसा अरेंज करती है तो ऐसी ट्रांजेक्शन्स को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करती है, क्योंकि इस एक्टिविटी से बिजनेस के पास पैसा आता है, क्लियर। दूसरा, सिमिलरली जब पैसा कंपनी के पास होता है और कंपनी उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करती है, एसेट में इन्वेस्ट करती है, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करती है, तो वो हो जाती हैं बिजनेस की जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, जब बिजनेस का पैसा इन्वेस्ट हो रहा होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। इन दोनों एक्टिविटी को छोड़ दीजिए आप, इन दोनों एक्टिविटी को छोड़ के जो भी एक्टिविटी बच गई है वो सब ऑपरेटिंग है। ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस की रनिंग कॉस्ट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है, जो बिजनेस की डेली एक्टिविटीज़ है। बिजनेस में क्या होता है डेली, ऑपरेशन से रिलेटेड क्या होता है, ऑपरेशन एक्टिविटी वो होती है जो प्रॉफिट के लिए की जाती हैं, सेल के लिए की जाती हैं, यानी सेलिंग से रिलेटेड, प्रॉफिट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो सब ऑपरेशंस में आएंगी। जैसे रॉ मटेरियल खरीदना, प्रोडक्शन के खर्चे, सैलरी के खर्चे, ऑफिस के खर्चे, ये सब ऑपरेशन में आते हैं। और ऑपरेशन की एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, इनकम टैक्स पे कर रहे हो आप, ये सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं। तो इसी तरह से हम इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उस एक्टिविटीज़ में हम ऐसे करेंगे काम तो हम कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम उसको कैटेगराइज करते हैं 3 पार्ट्स में। इवन 3 पार्ट्स में नहीं, 4 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। बट हम न्यूमेरिकल के पॉइंट से, एप्लीकेशंस के पॉइंट से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd में जो हमारा फॉर्मेट है उसके हिसाब से हम 3 एक्टिविटी मेजर डिज़ाइन करते हैं, समझते हैं कि हमें कैश फ्लो का मूवमेंट समझना है वहाँ से, ठीक है। पहली एक्टिविटी, पहली कैटेगरी हो गई ऑपरेटिंग, दूसरी कैटेगरी हो गई आपकी इन्वेस्टिंग, और तीसरी हो गई फाइनेंसिंग। चौथी एक्टिविटी जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हम इसलिए कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमारा कोई इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो रहा, वो तो नो फ्लो है। और हमें क्या समझना है बिजनेस के अंदर कि कौन सी एक्टिविटी में हमारा फ्लो है और कौन सी एक्टिविटी में फ्लो नहीं है, जिसमें किस में इनफ्लो हो रहा है, किस में आउटफ्लो हो रहा है, किस में नो फ्लो हो रहा है, ये हमें समझना होता है, ठीक है। तो कैश का तो हमें फ्लो, कैश जब इंटरचेंज हो रहा है तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, समझ रहे हो बात। चलिए, तो ये आपका मीनिंग वोट वाला सेक्शन का पूरा कवर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो गया होगा, बुक में आप देखने की जरूरत नहीं है, आपने सब पढ़ा हुआ ही है, ठीक है। मैंने फिर भी शॉर्ट में कोशिश करी समझाने की। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। किसकी, ऑब्जेक्टिव्स की। तो क्यों बना रहे हैं, अब जैसे कि इतनी इंपॉर्टेंट बात है, कैश कितना इंपॉर्टेंट है बिजनेस में, तो हमें क्या चाहिए, हमें देखना है भैया हमारे पास जो कैश है उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो, जिसे बोलते हैं एफिशिएंट यूज़। एफिशिएंट यूज़ ऑफ कैश मैनेजमेंट का मतलब है कि हम कैश को सही तरीके से इस्तेमाल करें, ऐसा ना हो कि कहीं हमारा कैश ब्लॉक रहे। मान लीजिए हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा कैश इन्वॉल्व कर दिया और हमें बाद में अपनी ज़रूरत के लिए लोन लेना पड़ रहा है, तो ऐसा हमें नहीं करना है। लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा लोन नहीं होना चाहिए हमारे पास। तो ये चीज़ समझने के लिए कैश फ्लो बनाया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है, जिससे हेल्प हो जाती है। फिर है तुम्हारा टूल्स ऑफ कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कंपनी की जो फाइनेंशियल, आपने 11th क्लास में ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई थी, जिसमें आपका ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाई थी, है ना। लेकिन यहाँ पर जब कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हो आप, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 अकाउंटिंग शेड्यूल 3rd, वो क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट में जब आप बनाते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो होना चाहिए। यानी बिना कैश फ्लो के इनकम स्टेटमेंट मानी ही नहीं जाती कंपनी की,
तो इसलिए ये इनकम स्टेटमेंट का भी पार्ट है। तो पहला क्या है इसका ऑब्जेक्टिव कि स्पेसिफिक पीरियड के लिए जो कैश में मूवमेंट हो रहे हैं उसको जानने के लिए, और दूसरा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है उसके लिए, ठीक है, रिपोर्टिंग का पार्ट है। फिर इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस भैया एक कंपेरेटिव टूल है। एक पीरियड से दूसरे पीरियड के लिए हम कैश मूवमेंट कर रहे हैं, यानी हमारा पिछले साल कैश का मूवमेंट कैसा था, इस साल कैश का मूवमेंट है, हम कंपेयर कर सकते हैं। एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट में तो बता ही था, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है और इंपॉर्टेंस में भी आ जाता है। लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी कैपेसिटी, किसी बिजनेस की हमारी लिक्विडिटी कैपेसिटी कैसी है, यानी कैश कितना है हमारे बिजनेस में, उसका कैश का ऑपरेशन में कैसा है। ऑपरेशन में कैश का अगर लिक्विडिटी बहुत बढ़िया है तो हमारी पावर बहुत अच्छी है, हम सॉल्वेंट हैं, हम लॉन्ग टर्म भी कैसे हैं, शॉर्ट टर्म में कैसे हैं, पेमेंट करने की हमारी कैपेसिटी कैसी है, वो सब कैश फ्लो से हमें समझ में आ जाती है। अब क्या है बेटा, यहाँ से कई बार लिमिटेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। लिमिटेशन समझते हो आप, मतलब जहाँ उसका कार्य क्षेत्र नहीं है, जहाँ वो फेल हो जाती है चीज़ें। जैसे मान लीजिए मैं टीचर हूँ, ठीक है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और स्ट्रेंथ क्या है, मैं 2 घंटे पढ़ा सकता हूँ, 3 घंटे पढ़ा सकता हूँ, बट लिमिटेशन क्या है कि मैं 24 घंटे नहीं पढ़ा सकता, कंटिन्यूसली मैं 24 घंटे नहीं पढ़ा सकता, ठीक है, इवन कोई भी नहीं पढ़ा सकता। हम सबकी लिमिटेशन यही हो जाती है। तो ये हमारी लिमिटेशन मतलब ये हमारी कमियां नहीं होती हैं। लिमिटेशन मतलब हमारा एरिया नहीं है, वो क्षेत्र नहीं है, हम उधर नहीं जा सकते। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और हमने वहाँ एक लाइन लगा दी, नोबडी इज़ अलाउड, है ना, उस साइड, तो अब क्या बोलते हैं, वो लिमिटेड एरिया है, आप वहाँ नहीं जा सकते। तो लिमिटेड एरिया हम वहाँ नहीं जा सकते, इसका मतलब थोड़ी ना कि हम खराब हैं, हमारे अंदर कोई कमी है इसलिए हमें मना किया जा रहा है, नहीं, वहाँ पर्पस कुछ और है उस चीज़ का, इसलिए वो बंद किया हुआ है। तो ऐसे ही होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब लिमिटेशन। जब हम किसी चीज़ की पढ़ते हैं तो बेटा कई बच्चे इसको नेगेटिव उसमें पढ़ते हैं, तो नेगेटिव उसमें नहीं पढ़ा जाता। लिमिटेशन का मतलब है कि वो लिमिटेड है, इसकी जो पावर है, जो हमारा पर्पज़ है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का, वो लिमिटेड है। उसको हम खाली कैश मैनेजमेंट में देख सकते हैं कि भाई कैश को मैनेज कर रहे हैं। अभी थोड़ी ना कि कैश उससे आप इनकम स्टेटमेंट बनाना शुरू कर दो, तो कैश फ्लो इनकम स्टेटमेंट नहीं है, तो ये इसकी लिमिटेशन हो जाएगी। कि लोग सोचते हैं कैश फ्लो से हम इनकम समझ जाएंगे, नहीं, इनकम नहीं समझ सकते आप। इनकम समझने के लिए आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। फिर बोलते हैं कैश फ्लो से हम फाइनेंशियल पोजीशन समझ जाएंगे, नहीं, फाइनेंशियल पोजीशन कैसे समझ जाओगे आप, उसके लिए आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे इग्नोर एक्रूअल ट्रांजेक्शंस। एक्रूअल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, ऐसी ट्रांजेक्शंस जो इनकम से रिलेटेड है या हमारे कैश इन्वॉल्व नहीं है, हमने कैश पेमेंट नहीं करी लेकिन ट्रांजेक्शन तो हुई है ना, ट्रांजेक्शन तो हुई है, तो ये उसको उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको तो हम इनकम स्टेटमेंट में कंसिडर करते हैं ना, तो यहाँ पर वो इग्नोर किया जाता है। दूसरी बात, इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल चेंजेस अकाउंटिंग की लिमिटेशन है, तो भैया कैश फ्लो क्या करेगा उसमें, मतलब प्राइस लेवल चेंजेस का मतलब है करंट सिचुएशन में जो भी हमारी करंट मार्केट रेट चल रहा है उसके बेसिस पे हम इसमें ट्रांजेक्शन्स को उस वैल्यू पे नहीं शो करते, तो वो तो हम अकाउंटिंग में भी नहीं करते, उसके लिए हम प्राइस लेवल अकाउंटिंग अलग से पढ़ते हैं, एक अलग से कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा नॉट एप्लीकेबल इन स्मॉल कंपनीज। बिल्कुल सही बात है, छोटी कंपनीज के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं बनाना जरूरी है, समझिए बात को। कैश फ्लो बनाया ही उन कंपनी के लिए जाता है, इसमें कंपनी की गाइडलाइन है कि जिनकी टर्नओवर 5,000 करोड़ से ऊपर है, 100 करोड़ से ऊपर है, उनके लिए बनाया जाएगा। यानी जो बड़ी कंपनी, जो कंपनी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, उनके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट जरूरी है। लेकिन जो कंपनी लिस्टेड ही नहीं, छोटी कंपनी है, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाएंगे, उनका इतना ट्रांजेक्शन ही नहीं है, तो क्यों टाइम वेस्ट करेंगे वो इस चीज़ में, समझ लो। तो ये इसकी लिमिटेशन हो जाती है। फिर नॉट सुटेबल फॉर कॉस्टिंग एंड रिवेन्यू, यानी अगर हमें किसी भी चीज़ की पर्टिकुलर कॉस्टिंग निकालनी है, रिवेन्यू निकालना है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से नहीं निकलेगा वो, ये इसकी लिमिटेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से ये लिमिटेशन हमने डिस्कस की, ठीक है। तो इसी के साथ आपका थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट तो पूरा हो गया। अगर 2 से 3-4 मार्क्स में ये थ्योरी आती है आपकी, तो आप आराम से आंसर कर सकते हो। यहाँ से एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके हाउ वाले पार्ट के अंदर, जहाँ से न्यूमेरिकल आता है, जिसको आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। तो हाउ वाले पार्ट में हम न्यूमेरिकल सीखेंगे, उसके बाद ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको वर्कशीट में दे दूंगा, प्रैक्टिस कर लेना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा न्यूमेरिकल के लिए आपको इसमें हाउ वाले सेक्शन में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात समझनी है वो है फॉर्मेट। अगर आप फॉर्मेट समझ जाते हो, ठीक है, और उसकी एक्टिविटीज़ समझ जाते हो अलग अलग, तो आपके लिए न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं है, हवा में हो जाएगा। हवा में मतलब समय से पहले हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए सबसे पहले जब बात करते हैं तो हाउ में मैंने बताया आपके मेथड। तो देयर आर 2 मेथड्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, वन इज डायरेक्ट, सेकंड इज इनडायरेक्ट।
आपके सिलेबस में फॉर्चुनेटली डायरेक्ट मेथड नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड यूज होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस से बाहर है, परंतु आपका जो प्रैक्टिकल है, जो आपने प्रैक्टिकल दिया था याद है, तो प्रैक्टिकल में डायरेक्ट मेथड अलाउड है, सीबीएसई ने डायरेक्ट मेथड उधर अलाउ कर रखा है। तो प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ से डायरेक्ट मेथड है, बट थ्योरी पेपर जो है आपका 80 मार्क्स से रिटर्न है, वहाँ पर आपका डायरेक्ट मेथड नहीं आता है, तो वहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड आता है। तो इसलिए हम केवल और केवल इनडायरेक्ट मेथड की बात करेंगे, जो चीज़ आती नहीं उसके लिए डिस्कस करके क्या फ़ायदा। चलिए, तो देखिए बेटा, यहाँ पे जब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज 3 के अकॉर्डिंग ये फॉर्मेट जो है, अब फॉर्मेट जब आप बुक में देखते हो तो बुक में बहुत बड़ा फॉर्मेट है, बच्चा देखते ही पागल हो जाता है, कहता है ये फॉर्मेट है, पूरा ऊपर से नीचे तक फॉर्मेट दे रखा है, तो हवा खराब, मतलब दिमाग खराब हो जाता है कि भाई क्या करना है उसमें। तो बेटा मेरी बात सुनो, बुक का पर्पस होता है आपको डीप अंडरस्टैंडिंग देना, ताकि आपकी कोई चीज़ छूटे ना, ठीक है। और जो टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है एक्सप्लेन करने का, वो होता है उसको आपको ईजी बनाना, ठीक है, ताकि आपके माइंड में एक मैपिंग हो जाए, आपको चीज़ें आउटलाइन हो जाए, स्ट्रक्चर बन जाए माइंड में। उस स्ट्रक्चर को अगर आप माइंड में रखते हो तो आप चीज़ों को समझ सकते हो, फिर आपको बुक वाला फॉर्मेट भी समझ में आएगा, आप उसकी कंटेंट भी समझ में आएगी, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ कंटेंट नहीं लिखी है, मैंने फॉर्मेट लिखा है, ताकि आप फॉर्मेट से स्ट्रक्चर से समझ सको। तो समझिए यहाँ पर क्या है, वैसे तो 2 पेज का फॉर्मेट हो जाएगा, है ना, लेकिन अब यहाँ देखो, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है वो 3 पार्ट्स में, मतलब इस तरह से बनता है। सबसे पहले नंबर पे ये डिवाइड होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फिर दूसरा पार्ट होगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फिर तीसरा पार्ट होगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, फिर चौथा पार्ट होगा कैश फ्लो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या होगा, हम इन तीनों पार्ट को जब हम कैलकुलेट करते हैं इसको प्लस कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में ABC, यानी जो ABC है हमने निकाला है उसको टोटल कर देंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस, तो हमें जो आंसर मिलता है वो मिलता है क्लोजिंग वाला। क्या मिलता है, क्लोजिंग वाला। ये आपको समझना है, ये जो है क्लोजिंग वाला, ये आंसर है आपका। और ये बहुत ही यूनिक चीज हो जाती है इस चैप्टर में, जो आपकी पूरी अकाउंटेंसी में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर आपको एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। यानी आपके 80 मार्क्स के पूरे पेपर में आप चाहे कंपनी का क्वेश्चन करिए, चाहे पार्टनरशिप का क्वेश्चन करिए, चाहे आप किसी भी चैप्टर क्वेश्चन कीजिए, आपको आंसर नहीं पता चलेगा एग्जामिनेशन हॉल में। यू कैन नॉट क्रॉस चेक दैट क्वेश्चन, है ना, जो आ गया वही आपके लिए आंसर है। लेकिन कैश फ्लो एक लौता ऐसा चैप्टर है जिसमें हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो कि मेरा क्वेश्चन सही है या गलत है। हाँ जी, मैं सही बोल रहा हूँ, मतलब आप इस क्वेश्चन से कैश फ्लो को आप चेक कर सकते हो कि मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी, ठीक है। अब वो कैसे पता चलती है, अब वो पता चलती है ऐसे, ये जो आंसर है ना, लास्ट में जो आंसर लिखा है ये आपके क्वेश्चन पेपर में होगा। क्वेश्चन पेपर में ऐसे नहीं लिखा होगा आंसर, मतलब जो आपका फॉर्मेट होगा, जो बैलेंस शीट होगी वहाँ छिपा होता है, यानी वहाँ जो क्लोजिंग बैलेंस होता है और वो जो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आएगा वो मैच होना चाहिए। अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस मैच हो गया तो इसका मतलब आपका 100%, अब कई बार तो ऐसा होता है कैश ये बैलेंस मैच भी हो जाता है, उसका ऑपरेटिंग का आंसर गलत होता है, ऐसा भी होता है। बट 90%, 99% अगर आपका ये बैलेंस मैच कर रहा है तो आपका क्वेश्चन पूरी तरह ठीक है, बेफिक्र रहिए आप। तो यानी आपसे कोई गलती अगर हो गई एग्जाम में, आपको मैच नहीं कर रहा और आपके पास समय है 5-10 मिनट का, तो आप ठीक कर सकते हो इस क्वेश्चन को। यानी पूरे 6 के 6 मार्क्स उठाने की ताकत रखता है चैप्टर आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले नंबर पे जब हम ऑपरेटिंग की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग में हमें 2 तरह की एडजस्टमेंट करनी होती है। बेसिकली इसमें 3 तरह की एडजस्टमेंट करनी होती है, बट मैं इसको 2 ही तरह की एडजस्टमेंट में डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि तीसरी जो एडजस्टमेंट है वो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, उसमें टैक्सेशन और प्रपोज डिविडेंड की एडजस्टमेंट अगर आप अलग से कर लेते हो, ठीक है, तो वो आपकी तीसरी एडजस्टमेंट जुड़ जाती है। नहीं तो उसको यहाँ पे भी डायरेक्ट कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ नेट प्रॉफिट लिख के यहाँ पे भी एडजस्टमेंट सॉल्व करते हो तो ये आपकी उसी में काउंट हो जाती है। तो ये आपकी 2 हेडिंग है जिसको आपको याद रखना है। पहली हेडिंग क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने माइंड में देखिए। जब आपने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको नेट प्रॉफिट दिया होता था, तो ये तो हो गया आपको नेट प्रॉफिट ऊपर। और उस नेट प्रॉफिट के बाद वहाँ पर आपने डेप्रिसिएशन है, गुडविल रिटर्न ऑफ है, लॉसेस दिखाए हैं, तो जितने भी लॉसेस दिखाए हैं आपने वो यहाँ ऐड हो जाएंगे, और जितने भी वहाँ पे आपने इनकम दिखाई हैं वो यहाँ लेस हो जाएंगी।
इनकम यहाँ लेस हो जाएंगी। देखिए यहाँ ब्रैकेट में लिखा है एडवर्स, ये एडवर्स एडिशनल इनकम है। एडिशनल इनकम ब्रैकेट का मतलब है माइनस और ये सब प्लस हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस आते हैं, वर्किंग कैपिटल का चेंजेस का मतलब है करंट एसेट्स का बढ़ना, करंट एसेट्स का कम होना, करंट लायबिलिटीज का बढ़ना, करंट लायबिलिटीज का कम होना। तो यहाँ पर देखिए करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज जब इम्प्रूव होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है, तो वो इनफ्लो का एग्जाम्पल है। करंट एसेट जब डिक्रीज होगी वो इनफ्लो का एग्जाम्पल है, ठीक है। आपको इसमें से एक लाइन याद रखनी है, दूसरी लाइन अपने आप याद हो जाएगी। आपको पता ही है करंट एसेट जब इम्प्रूव होगी और करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो आउटफ्लो होगा। तो इन दोनों को जब एडजस्ट कर देंगे, एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको इनकम टैक्स माइनस करना है, जिसको यहाँ पे लिख देंगे, तो आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग फ्लो, फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग आ जाएगा। ऐसे ही फिर आ जाता है तुम्हारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में हम क्या करते हैं, जितनी भी परचेजेस होती हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स की, मशीनरी परचेज की है आपने, बिल्डिंग परचेज की है, वो सब इनफ्लो आउटफ्लो में आता है, तो आउटफ्लो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद जो है सेलिंग ऑफ लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स, अगर हम सेल कर रहे हैं तो वो इनफ्लो है, वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद किसी भी तरह की इनकम है इन्वेस्टमेंट पर, किसी भी तरह की इनकम है अगर इन्वेस्टमेंट पर, ठीक है, तो वो आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। उसके बाद है तुम्हारा, इसको एडजस्ट कर देंगे तो फ्लो या फिर आपका यूज आ जाएगा। अगर आपका नेगेटिव बैलेंस आता है तो यूज्ड है, और पॉजिटिव बैलेंस आता है तो उसको हम फ्लो बोलते हैं, ये ध्यान रखना। इसलिए यहाँ ब्रैकेट में यूज लिखा होता है फ्लो की ब्रैकेट में, ताकि उनमें से जो भी आपका आंसर आ रहा है वो आप यूज़ करें। ये तो फॉर्मेट है, दोनों चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, बुक में भी लिखा होता है ऐसा। फिर आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में इशूड शेयर कैपिटल, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बैंक लोन टेकन। तो ये आपका इनफ्लो आउटफ्लो है, ये एडजस्ट करने के बाद आपका ये आ जाएगा। उसके बाद जब तीनों को ऐड करोगे तो आपका सम आ जाएगा, तो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकल जाएगा। तो ये फॉर्मेट है जो क्रिस्प है, शॉर्ट है। इस फॉर्मेट को अगर आप याद रखते हो, प्रैक्टिस भी करी है आपने, आपको याद भी है, ठीक है ना, तो मैं एक तरह से रिवीजन करवा रहा हूँ आपका, तो भाई फॉर्मेट डिस्कस। तो बेटा ऐसा है, यहाँ तक हमने पूरा सिलेबस, पूरा चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट का कर लिया है, ठीक है। अब इसके जो न्यूमेरिकल वाला सेक्शन रह गया है, मतलब न्यूमेरिकल वाला मैंने ये इतना फॉर्मेट तो करा ही दिया। अब न्यूमेरिकल के 2-4 क्वेश्चन जो हैं, मैं एक काम करूँगा, वर्कशीट बनाऊँगा, एक तो वर्कशीट डाल दूँगा मैं लिंक में, और पीपीटी में मैं कोशिश करूँगा कुछ सॉल्यूशन डाल दूँ, आप उसको देख लेना, उसका लिंक मैं इसमें दे दूँगा, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा ऑल द वेरी बेस्ट, आई एम द बेस्ट। अच्छे से चैप्टर को रिवाइज कर लो, 8 में से 8 नंबर चाहिए मुझे तुम्हारे, और जब पेपर हो जाएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बताना, ठीक है बेटा। सो विद दिस विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है किसी चैप्टर में, आपको लगता है उसका रिवीजन चाहिए आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका फटाफट रिवीजन बना के डाल दूँगा। टाइम बहुत कम है, इसलिए जो है पूरा तो रिवीजन नहीं हो पाएगा, मतलब पूरे सबकी तो वीडियो नहीं बना पाऊँगा मैं, तो जितने का भी होगा मैं बना दूँगा। तो आप जो है जिस भी चैप्टर को लगे सर इस चैप्टर को थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए, इसका रिवीजन करा दीजिए, ताकि समय कम है हो जाए, वो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। सो मीनवाइल दिस इज wizz.com logging out until meet again, bye bye।